नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। 26 जनवरी की परेड हमने देखी और बहुत सारी विशिष्टता जिसकी बात करते हैं हम लोग, जो फीचर्स है वो चर्चा में ज़रूर आने चाहिए। वैसे देखा जाए तो 1950 से ये जो है कारवां चल रहा है, लेकिन आज हम विशेषतः बात करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, साथ-साथ जो प्रदर्शन हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा होता है, विविध माध्यमों के द्वारा, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और इस बार कैसे जो ईयू के प्रेसिडेंट और उनको बुलाया गया था एज चीफ गेस्ट। तो इस सारी घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सेलिब्रेशन है, रिपब्लिक डे की परेड है, वो पूरी दुनिया को एक बहुत अच्छा संदेश देती है और इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही विशेष अतिथि ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर, जिन्होंने अपने जिंदगी के कई साल बॉर्डर पर बिताए हैं और उनका काफी अच्छा अनुभव है। सर, आपका स्वागत और हम धन्यवाद चाहेंगे आपको कि आप हमारे साथ फिर से जुड़े। धन्यवाद। इस बार की जो रिपब्लिक डे की परेड थी वो विशेष थी क्योंकि काफी सारी चीजें, नई चीजें भी उसमें इंक्लूड हुई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का, फिर बाद में भैरव बटालियन था। तो सर, पहली बात और पहला मेरा प्रश्न ये है कि ये जो परेड है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक सोचता है कि हम एक शांतता प्रिय देश है, तो हमने जो हमारे शस्त्र होते हैं ये क्या हमने दुनिया को दिखाना चाहिए। उससे ये महसूस तो नहीं होता है कि हम युद्ध करने के लिए तैयार है वगैरह, यानी कि जिसे पीस स्टिक्स बोला जाता है। हम कितने भी शांतता प्रिय हो उससे बात नहीं बनती है। हमारे शत्रु कितने शांतता प्रिय है इसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड होती है। चाइना है, पाकिस्तान है, तो वो तो शांतता प्रिय बिल्कुल नहीं है, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो उनके साथ अगर डील करना है तो शांति वार्ता से बातचीत नहीं हो पाती, उनसे बाय फोर्स ही डील करना पड़ता है। तो उनके लिए शस्त्र दिखाना ये जरूर है, जिससे हम कैपेबिलिटी दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये शस्त्र है और अगर जरूरत पड़े तो हम इस शस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात जो ये है कि कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि हमने जो हमारे मतलब इतना बड़ा एक्सपेंडिचर क्यों करना चाहिए, इससे खर्चा काफी होता है, मैन पावर काफी चली जाती है। बात सही है कि खर्चा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर दिल्ली में इकट्ठे हो जाए और रिहर्सल करे कुछ एटलीस्ट कम से कम एक या 2 हफ्ते के लिए, तो खर्चा तो जरूर होगा। लेकिन ये एक संदेश दिया जाता है 3-4 लोगों को। एक तो अपने देश के लोग, देश के जो रहवासी है, कि देखा हमारा देश आपकी रक्षा करने के लिए काबिल है, ये देश को मैसेज चला जाता है। दूसरे है जो हमारे मित्र, अमेरिका तो भी मित्र ज्यादा रहा नहीं है, लेकिन बाकी मित्र जो है कि भैया ये एक पावरफुल देश है और पंगा ज्यादा, मतलब उनसे फ्रेंडशिप करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरे है हमारे दुश्मन, पाकिस्तान है, चाइना है, उनको संदेश जाता है कि देखिए कि इनके पास इतने आधुनिक शस्त्र है, उनकी मैन पावर इस प्रकार से है, तो ये एक डेटरेंस के तौर पे ऊपर भी उसको देखा जाता है। तो ये एक इस परेड का महत्व होता है। और ये परेड ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली परेड हुई थी, तो इसमें हमने जो शस्त्र ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए थे वो तो दिखाए ही थे, उसके अंदर ब्रह्मोस हो या आकाश हो या आकाश तीर हो वगैरह। लेकिन इसके सिवाय हमने कुछ ऐसे शस्त्र दिखाए जो सिंदूर में इस्तेमाल नहीं हुए थे। खास तो एक मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूंगा, जो एंटी शिपिंग मिसाइल है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर रेंज का, वो दिखाया था। वो ये इसका इस्तेमाल सिंदूर में नहीं हुआ था। तो ये एक शत्रुओं को दिखाने के लिए है कि जो शस्त्र हमारे पास थे इसमें पिछले 8-9 महीने में और इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारी जो ताकत है ये और बड़ी है। और इतना ही नहीं, जब ये हम शस्त्र दुनिया को दिखाते हैं तो दुनिया के देश उसको देखते हैं, तो बहुत सारे दोस्ती करने वाले देश है जो चाहते हैं कि हमारे से ये शस्त्र खरीदी किए जाए। एग्जाम्पल है ब्रह्मोस का, जिससे फिलीपींस ने लिया है, इंडोनेशिया उससे लेना चाहता है। और इंडोनेशिया जब लेना चाहता है तो केवल इसके साथ हमने एक देश के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कुछ देर पहले अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इनके बीच में करार हो गया था कि जिससे अगर कोई हमला सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर होता है
तो वो सऊदी अरब के ऊपर भी हुआ, इस प्रकार की चीज मानी जाएगी। और उसे कुछ लोगों ने इस्लामिक नेटो का एक नाम दिया था। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल एक मिलिट्री अलायंस थी। लेकिन वर्ड है थी, अभी नहीं है। अभी वो पेपर टाइगर बने हुए हैं और खुद का रक्षण नहीं कर पा रहे हैं, या तो रशिया के खिलाफ या डोनाल्ड ट्रंप जो उनसे ग्रीनलैंड छीनना चाहते हैं उनके खिलाफ। तो राइट। ये जो इस्लामिक नेटो बना था, उसका अर्थ क्या था कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरब भी उनको मदद करेगा। तो जब हम अभी बात यह है कि कुछ ऐसे मुस्लिम राष्ट्र है जो हमारे से शस्त्र खरीदना चाहते हैं, और दो का या तीन का मैं खास मतलब उनको डिस्क्राइब करूंगा। एक तो है पहले यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो रूलर थे। 4 घंटा उन्होंने ट्रेवल करके वो यूएई से भारत में आ गए, 4 घंटा वापस जाने के लिए, और केवल वो 1.5 घंटा हमारे पंतप्रधान जो नरेंद्र मोदी जी है उनके साथ रहे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा डिफेंस डील हुआ है, और ये एक काउंटर है, क्योंकि काउंटर टू इस्लामिक नेटो। क्योंकि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब की मदद करता है तो हम यूएई की मदद करते हैं। और पाकिस्तान क्या कहना चाहता था हमेशा कि देखिए, हमारे पास वी आर द ओनली इस्लामिक नेशन विथ न्यूक्लियर वेपन्स, तो अगर आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए तो हम आप उसको दे सकते हैं। अभी एग्जैक्टली यही न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगर यूएई को जरूरत पड़े, सऊदी अरेबिया से हो या यमन से हो, क्योंकि ये उनके दो दुश्मन हैं, तो वो हमारे तरफ से मिल सकता है। तो ये एक काउंटर हो गया। और इंडोनेशिया को भी चाहता था पाकिस्तान की उसको इस इस्लामिक नेटो में ये किया जाए। तो अगर वो हमारे से वेपन लेता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान के बाजू में नहीं जाएगा। और तीसरा देश जो है तुर्कस्तान, उनका दुश्मनी है आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया भी हमारे से शस्त्र खरीद रहा है। तो ये भी एक काउंटर है पाकिस्तानी लेड सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो को। तो ये शस्त्र जब हम दिखाते हैं तो उनको भरोसा हो जाता है कि भैया देखो, ये सब शस्त्र नजर आ रहे हैं आपको। और इतना ही नहीं, तो दुनिया के एक इम्पोर्टेंट जो देश है यूरोपियन यूनियन, एक सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है 27 कंट्रीज का, तो ये भी अगर देख रहा है तो ये वेपन सिस्टम जो है ये डिपेंडेबल है, हमने खरीदना चाहिए। तो ये एक समवॉट एक एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है हमारी कैपेबिलिटीज की। वर्षा जी। ये सर, जैसे आपने बताया कि जितनी सारी जो डिफेंस सेक्टर में जो भी हमने प्रगति की है उसको एक तरह से प्रदर्शित किया गया, तो ये सर आप जैसे कहते हो कि ये आत्मनिर्भर भारत को भी दर्शाता है, जो हमारी इस साल की जो परेड थी वो। इस साल की जो परेड थी उसमें हमने काफी सारी वेपन सिस्टम दिखाई। तो उसको 2-3 प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स, जिसमें हमने ब्रह्मोस का मेंशन किया। ब्रह्मोस ये मिसाइल था जिसने जो नूर खान एयर बेस था उसे डैमेज किया गया था, जिससे पाकिस्तान के शायद न्यूक्लियर वेपन्स भी डैमेज हो गए। तो ये बड़ा पावरफुल वेपन है। 4 मैक उसकी स्पीड है, 250 से 300 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो ये शस्त्र दिखाया था। दूसरा आकाश, जिसने एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा काम किया था। इसके सिवाय पिनाका गन्स थी, जो आर्टिलरी के फायर, जो एक पीजीएम यानी कि प्रिसिजन गाइडेड एम्युनिशन होता है। तो ये जो अलग अलग मिसाइल्स जो थे वो सब दिखाए गए इस परेड के दौरान। दूसरी चीज जो थी, हमारे अलग अलग ड्रोन्स थे वो भी दिखाए गए। अभी ड्रोन के काफी सारे इस्तेमाल होता है। कुछ छोटे ड्रोन होते हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा होता है, जो रेकी के लिए या दुश्मन को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है कि जैसे बोलते हैं लॉइटरिंग एम्युनिशन, यानी कि वो आकाश में जाते हैं, उनके पास मिसाइल्स है, और अगर टारगेट सामने नजर आ जाए तो वो मिसाइल फायर करके जो शत्रु का टारगेट है, या वो टैंक हो या वो कुछ और टारगेट हो, तो उससे बर्बाद किया जाता है। तीसरे होते हैं माफ करिए, उसे सुसाइड ड्रोन बोला जाता है। यानी कि वो एक ड्रोन अगर किसी को टक्कर मारता है तो वो बर्बाद हो जाता है। चौथे लॉन्ग रेंज ड्रोन्स होते हैं, जो ऑलमोस्ट वही काम कर सकते हैं जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट काम कर सकता है। खास तो हमने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के जो दहशतवादी गठों के ऊपर जो हमने हमला किया था। तो इनिशियल जो एयर डिफेंस है पाकिस्तान का, उसे
कंफ्यूज करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए और उसे मतलब नलीफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। तो ये सभी ड्रोन्स इसमें दिखाए गए। तो शस्त्र अलग-अलग प्रकार के दिखाए गए और नए शस्त्र जो मैं बात कर रहा था, वो हमने दिखाए। लेकिन इसमें ये देखना चाहिए कि हमेशा एक सेना में एक कहावत है कि केवल शस्त्र ही इम्पोर्टेंट नहीं है, शस्त्र चलाने वाला जो सैनिक होता है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और खास तो जो सेना का नेतृत्व होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने देखा का इस परेड के अंदर की जो शुरुआत हुई थी, तो ये परेड का पूरा कमांडर कौन थे? पूरा कमांडर थे इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल जो दिल्ली एरिया के चीफ थे। क्या कोई किसी और को हम नहीं बना सकते थे? नहीं, हमने उनको बनाया है क्योंकि ये एक मैसेज है कि जो हमारे भारतीय सेना है, उसका स्थान हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत बड़ा है और हम दिखाना चाहते थे कि देखिए ये हमारे जनरल हैं जो इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कॉलम्स आ रहे थे उसमें सबसे पहले 3 परमवीर चक्र विजेता भी आए थे। संजय कुमार जिनको पीवीसी मिला था ऑपरेशन अपने विजय के अंदर, कारगिल के अंदर। बाना सिंह जो उन्होंने बाना टॉप को कैप्चर किया था सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। फिर कर्नल पीथवाला जिनको नागालैंड के अंदर अशोक चक्र जो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, शौर्य पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया था। तो ये शूरवीर सामने आए थे जो एक सबके लिए मोटिवेशन है कि देखिए कि इन्होंने काफी साल पहले ये अवार्ड उनको मिले थे, लेकिन आज भी हम उनको मानते हैं क्योंकि उनका जो शौर्य है ये पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है। इसके सिवाय अगर आपने देखा होगा कि मतलब अलग-अलग हमारे जो कंटिंजेंट थे, कंटिंजेंट के अंदर कोई लेफ्टिनेंट कोई कमांड कर रहे थे, कोई कैप्टन कर रहे थे, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहे थे और जो मार्चिंग कंटिंजेंट जो स्मार्टली जो आगे आ रहे थे। तो ये हर एक रेजिमेंट अपनी कहानी बता रहा था। इसलिए कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारी जो मराठा लाइट इन्फेंट्री है उसका दस्ता भी उसके अंदर था, डोगरा का था, गुरखास का था और उसके साथ उनकी अलग-अलग बैंड ट्यून्स थी कि जो बैंड होता है या जिसे मिलिट्री म्यूजिक बोलते हैं, उसका जब लड़ाई होती है इसके अंदर इसमें स्थान उनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब ये मार्शल म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमारा खून उबल जाता है और हम कुछ अच्छी काम करने के लिए सोचते हैं। ये या तो वो सारे जहां से अच्छा हो या ये जो लता मंगेशकर का जो फेमस सॉन्ग है 1962 वॉर का वो हो या बॉर्डर का सॉन्ग है वो हो। तो ये एक हमारे सोल्जर्स को और प्रयास से हमारे देश को मोटिवेट करता है। जब हम इस प्रकार के पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम भी कुछ अच्छा काम करें जिसका देश को फायदा हो। और इसके साथ ही अगर आपने देखा होगा तो कुछ चीजें हमने ऐसी दिखाई थी जो आम तौर पे जो फॉरेन मिलिट्री परेड्स होती है उसमें नजर नहीं आती है। एग्जाम्पल है चाइना का मिलिट्री परेड हुआ था, उसकी तुलना हम हमारे मिलिट्री परेड के साथ कर सकते हैं। तो हमारी मिलिट्री परेड के अंदर हमने कुछ फौज के एनिमल्स को भी साथ में लाया था। अब ये एनिमल्स कौन थे? आमतौर पे पुराने टाइम के ऊपर जब हम डॉग स्क्वाड की बात कर रहे थे जिसे ट्रैकर डॉग का तौर से इस्तेमाल किया जाता है या स्निफर डॉग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने हमारा जो इंडियन डॉग ब्रीड है वो इस्तेमाल किया था जिसकी स्मेलिंग की पावर ये लेब्राडोर या जो अल्सेशियन कुत्ते हैं उनसे काफी ज्यादा है। तो हमारा जो लोकल ब्रीड है उसको हमने दिखाया था और वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। शायद आपको पता होगा कि हमारा एक डॉग, उसका नाम में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर उसका मृत्यु हुआ था और उसे मेरे ख्याल से सेना मेडल ये शूरता पुरस्कार भी दिया था। ये फोटो आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर या वीडियोस के ऊपर। तो इसके सिवाय कुछ हमारे पास और खास एनिमल्स है। अभी जैसे घोड़े होते हैं, काफी जगह पे ड्रोन नहीं जा पाते, वहां घोड़े जा सकते हैं। और दूसरा अगर आपने देखा होगा तो हमने 2 प्रकार के कैमल्स इस परेड में दिखाए थे। एक तो वो कैमल है कि जो डेजर्ट में काम कर सकते हैं और कैमल को डेजर्ट का शिप समझा जाता है। और दूसरे ऐसे कैमल है जो बहुत ठंडा इलाका जो लद्दाख का है वहां पे काम करते हैं
और ये अगर देखा होगा तो ये डबल हम्प कैमल है। जो डेजर्ट वाले कैमल होते हैं वो सिंगल हम्प कैमल होता है, ये डबल हम्प वाले हैं, इसलिए कि वो वहां पे ब्रीड किए गए हैं। उनकी जो सहन शक्ति होती है ठंडी को सहन करने की, वहां पे जो कोल्ड विंड्स आते हैं उसे सहन करने की, सब जीरो टेम्परेचर -25 -30 होता है उसे सहन करने की, वहां पे ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है तो उस इलाके में रहने की। तो ये डबल हम्प कैमल जो है इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के अंदर अच्छी तरह से किया जा रहा है। तो यस। ये सब एनिमल्स का काम हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो ये भी हमने इसके अंदर दिखाया था। और इसमें लास्ट में जो चीज थी कि एक तो हो गया नेतृत्व, दूसरे नेतृत्व हायर लेवल के ऊपर, नेतृत्व जो है वो मतलब क्राउड के ऊपर या जब जहाँ एक्चुअली लड़ाई होती है वहां पर। और इसके सिवाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नाम का हमारा ये है। तो ये जितने भी अभी शौर्य पुरस्कार मिले हुए हैं ये सभी उन लोगों को मिले हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के अंदर अपनी अपनी यूनिट्स का नेतृत्व किया है। 8 वीर चक्र मिले हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये कोई एयर डिफेंस के अधिकारी है, कोई आर्टिलरी यानी तोपखाने के है, कोई मिसाइल यूनिट के अधिकारी है, कोई एयर कंट्रोलर्स है, तो जिन्होंने अपना काम का अच्छा दर्जा दिखाते हुए पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया, उनको इस समय काफी वीरता पुरस्कार ये दिए गए हैं। और साथ साथ में जैसे मैंने मेरी किताब में हमेशा बोला है कि ये युद्ध केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं शुरू, ये बल्कि चाइना के साथ भी युद्ध शुरू है। पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने वाले देश है जैसे सऊदी अरेबिया है, तुर्कस्तान है, उनके साथ भी शुरू है। प्लस पाकिस्तान के जो हस्तक यानी कि जो उनके एजेंट्स हमारे देश के अंदर है उनके साथ ये चल रहा है। और ये एक लॉन्ग ड्रॉन वॉरफेयर है। तो इस लॉन्ग ड्रॉन वॉरफेयर में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के सिवाय 5 या 6 शौर्यता पुरस्कार ऐसे दिए गए थे जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद के काम के लिए दिए गए हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। और आपको शायद पता होगा, अगर मुझे फिगर्स याद आ रही होगी तो ऑलमोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो माना जाता है वो 7-8 रात को हमने हमला किया था। 8-9 मई के रात को पाकिस्तान ने हमला किया था और 9-10 के रात को हमने फिर तीसरा हमला किया था। और 10 को फिर 10 मई को फिर सीज फायर डिक्लेयर हो गया था दोपहर को 4 बजे। तो यस। इसके सिवाय इसके बाद का जो समय है, आज तारीख शायद 27 जनवरी या 28 जनवरी है, तो इस दौरान इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट 40 अपने जवानों का खून वहां पे दिया हुआ है कश्मीर के अंदर वगैरह, इंक्लूडिंग एक स्पेशल फोर्सेस के हवालदार थे। खैर हमने दहशतवादियों को भी मारा है लेकिन देश की रक्षा करते हुए और 40 से ज्यादा हमारे शूर जवानों को वीर गति मिली है। इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो ऑपरेशन है ये चालू है। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन होता है लड़ाई करने के लिए। और इसमें जो लास्ट वाली बात है कि हर एक लड़ाई के बाद हम लेसन सीखते हैं। और जैसे आपने शुरुआत में एक जिक्र किया था कि इसके अंदर हमने हमारी भैरव बटालियन दिखा दी, हमने यस। रुद्रा ब्रिगेड दिखा दी वगैरह। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है जो एक बहुत बड़े तौर पे, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम भारतीय सेना में या इंडियन आर्मी में ला रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो वर्षा जी। यस सर। जैसे आप बता रहे हो, नो डाउट, तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं हमको शेयर कर, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी पता चले कि किस तरह से ये सारा काम हो रहा है। साथ साथ सर हम ये भी सुनना चाहेंगे आपसे कि शुभांशु को भी सम्मानित किया गया था अशोक चक्र देके, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो शायद दूसरे व्यक्ति थे जो अंतराल में गए थे। देखिए, जब तक शुभांशु शुक्ला की बात है, उनको अशोक चक्र जो हमारा हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया था क्योंकि वो गए थे स्पेस के अंदर और वहां पे उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और यस। हमारे जो पहले अंतरिक्ष अंतर में जाने वाले जो वीर थे उसके बाद ये दूसरे थे। और वो यस। पेशा से फाइटर पायलट है और उनकी काफी टफ सिलेक्शन के बाद उनका चयन हुआ है और उन्होंने वहां पे अच्छा काम किया है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर हम और हमारे जो इस प्रकार के ये लोग हैं उनको स्पेस में भेजना चाहते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम वहां जाके करना चाहते हैं
जिसका देश को फायदा हो सकता है। तो उनका जो अवार्ड था वो एक काफी वेल डिजर्व्ड अवार्ड था। और दूसरी बात जो है, ये भैरव बटालियन और रुद्रा ब्रिगेड देख अभी क्या होता है, जब लड़ाई होती है, लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ने का काम इन्फेंट्री यानी कि पायदल करती है। जैसे मेरी रेजिमेंट है, मराठा लाइट इन्फेंट्री वगैरह, उनको तोपखाने का सपोर्ट मिलता है जरूरत पड़े तो। उसके बाद उनको रेकी करने के लिए ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है। उसको लड़ाई का अच्छा प्लान बनाने के लिए उनको इंटेलिजेंस यानी गुप्तहेर जो इंफॉर्मेशन है उसकी जरूरत होती है। कम्युनिकेशन के लिए उनको अच्छी तरह से कम्युनिकेशन चाहिए। तो अभी पहले ये जो सपोर्टिंग आर्म्स और जो हेल्पिंग वाली आर्म्स थी, ये अलग अलग यूनिट्स पे बिखरी हुई थी। अभी जो रुद्रा ब्रिगेड है, ये एक ऑल आर्म्स ब्रिगेड बना हुआ है, जिसमें एक ही बटालियन के अंदर तो मतलब मोटर्स भी है, तोपखाने का भी थोड़ा सा यह है, और ड्रोन्स भी है। इसके सिवा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग वो भी वहां पर है। इसके सिवाय कुछ और निश टेक्नोलॉजी, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस वगैरह, वो भी उसके अंदर शामिल है। यानी कि वो एक इस प्रकार के परिपूर्ण यूनिट है जिसमें जिन जिन अलग अलग आर्म्स की हमें जरूरत पड़ती है, ये सभी एक साथ है, एक कमांड के नीचे है। तो इसलिए उनका जो परफॉर्मेंस होता है, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे होते हैं। तो पहले ये अलग अलग होते थे, आते तो पहले भी थे, लेकिन कोई ड्रोन वाला उधमपुर से आ गया, कहीं आर्टिलरी वाला कहीं और से आ गया, तो उनकी जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होती है उस पर काफी फर्क पड़ता था। तो अभी ये एक एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ ट्रेनिंग करते हैं, एक ही साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है ये बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। और दूसरी बात है भैरव बटालियंस की, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस ढूंढने के लिए तैयार की हुई या रेकी करने के लिए तैयार की हुई ये बटालियंस है। ये इसमें काफी संख्या में ड्रोन्स है, रडार्स है, स्पेस बेस्ड एसेट्स है वगैरह वगैरह। तो इससे हम शत्रु के ऊपर काफी नजर रख सकते हैं। अभी हुआ क्या है कि इस लड़ाई के अंदर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये जो सैटेलाइट थे चाइना के, वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए थे और पाकिस्तान को हमारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती थी। तुलना में हमारे जो सैटेलाइट है वो कभी भी तुलना हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं चाइना के साथ। हमारे 7-8 मिलिट्री सैटेलाइट्स है, लेकिन चाइना के 400 थे। और अर्थात ये 400 सैटेलाइट वो केवल भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी दुनिया के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने के ऊपर उन्होंने सबका जो मुंह था वो भारत की तरफ किया था, क्योंकि जब लड़ाई भारत में होने वाली है तब उस टाइम अमेरिका की तरफ क्या देखना है। तो इसलिए ये जो रिसोर्सेस उनके पास, पाकिस्तान के पास जो आते हैं चाइना से, ये काफी ज्यादा आते हैं। तो इसलिए हमारे जो रिसोर्सेस है हमने उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहिए। काफी बार हमें दूसरे देश से भी खबर मिल सकती है, वो अमेरिका हो या इजराइल हो वगैरह, तो उसको कोलेट करना चाहता है। अगर आपने कल के परेड में देखा होगा तो वहां पे एक कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर की भी स्क्रीन दिखाई थी, जहां पे जो अलग अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि स्पेस से, सैटेलाइट से आती है, ड्रोन से आती है, एयरक्राफ्ट जो रेकी कर रहा है उससे आती है, रडार जो होते हैं उससे आती है, एवैक नाम का आपका विमान है उससे आती है। तो ये सभी जो इंफॉर्मेशन है ये इकट्ठा करके एक जगह पे लाया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो अलग अलग टारगेट्स है इसके ऊपर किस प्रकार का वेपन का फायरिंग किया जाए। तो ये जो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये अभी हमारे इसमें इसकी इंटीग्रेशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। यही हमने कल दिखाया था कि हमारे जो रिसोर्सेज है इसकी जो यूटिलाइजेशन है ये बहुत ही ऑप्टिमम है। वर्षा जी। ये सर इतना डिटेल में आपने हमको समझाया, वो भी इतने सिंपल वे में। लेकिन सर अभी बात करते हैं कि इस बार जो हमारी जो परेड थी और उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो यूरोपियन यूनियन के जो 2 चीफ्स आए हैं, और उसके बाद हमने अब मदर ऑफ द डील जैसे उन्होंने कहा वो साइन हो गई सर। तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रही, तो इसका क्या हमको फायदा होगा सर? देखिए, यूरोपियन यूनियन को बुलाना ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम था। देखिए, जो आपके 26 जनवरी के जो गेस्ट होते हैं उनको काफी पहले इनविटेशन दिया जाता है, और जब तक यूरोपियन यूनियन के साथ डील का सवाल है 2007 से ये बातचीत चल रही है। हमने हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी,
उनको उनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने कितने देर से वो कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये डील साइन हुआ है। अब इसकी यस। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस सीधी सिंपल है कि यूरोपियन यूनियन ये 27 देश इकट्ठे हैं, पहले 28 थे, अभी ब्रिटेन वहां से अलग हो गया है। तो इनकी इकोनॉमी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है अमेरिका के बाद। अगर हमें इस मार्केट के साथ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो जाहिर है कि हमारी इकोनॉमी को काफी सारा फायदा होगा। क्या फायदा होगा, कैसे होगा, इसकी काफी सारी एनालिसिस हुई है। हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट डबल हो सकता है और यूरोपियन यूनियन वो चीजें हमारे से लेगा जो फिलहाल अमेरिका हमारे से नहीं ले रहा है। अमेरिका हमारे से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीजें ले रहा है और ऑलमोस्ट $65 बिलियन का जो हमारा ट्रेड अमेरिका का साथ है वो अभी काफी खतरे में है, क्योंकि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है 50% का वगैरह उससे। तो इसकी रिप्लेसमेंट काफी संख्या तक, काफी हद तक यूरोपियन यूनियन कर सकती है। दूसरी जो यूरोपियन यूनियन की जो सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की या सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये सब वर्ल्ड वॉर ये यूरोप में लड़े गए थे, और फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ये इटाली भी जो थे, ये सभी देश लड़े हुए हैं। तो इस वॉर में लड़े हैं, तो उनकी जो लड़ने की परंपरा काफी बड़ी है। खैर अभी नहीं है क्योंकि उसके कारण थोड़े अलग हो गए हैं, लेकिन उनकी जो वेपन सिस्टम है ये वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है। जैसे कि राफेल जो विमान है इसका फ्रांस का बड़ा आधुनिक है। इसके सिवाय जो एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन के है वो बड़े आधुनिक है। जो सबमरीन से जर्मनी की ये बहुत ही आधुनिक है। तो ये इस सब क्षेत्र में डिफेंस कोऑपरेशन हमारा यूरोप के साथ बढ़ने से उनकी टेक्नोलॉजी हमारे से काफी ज्यादा सुपीरियर है, जो हमें मिल सकती है मेक इन इंडिया के अंदर इसे भारत में बनाने के लिए। खास तो राफेल है या खास तो एयरक्राफ्ट है, खास तो जो सबमरीन वगैरह है, इसके साथ भी अलग अलग डील्स ये हो रहे हैं। दूसरी चीज आपने देखना चाहिए कि ये जब डील हुआ था, यूरोप पहले हमारे से झगड़ा कर रहा था। वो बोल रहा था कि आप तेल खरीदते हो इससे क्या नाम है क्रूड ऑयल लेते हो रशिया से, तो ये आप उनको फ्यूल कर रहे हो। उनको ये पता था कि हम क्रूड तो रशिया से खरीदते हैं, लेकिन जो रिफाइंड पेट्रोलियम और डीजल होता है वो कौन खरीदता है? वो तो यूरोप ही खरीदता था ना, तो फायदा तो यूरोप को ही था। तो ये उनको अभी समझ में आया है कि उनको ये नेसेसिटी है। और हमने सबसे ज्यादा इस डील के लिए थैंक यू बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, कि जो उनको धमकियां दे रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा वगैरह वगैरह, और उसके सिवाय वो ब्रिटेन को भी धमकी दे रहा है कि वो जो आइलैंड है देखो का अपना मॉरिशस के पास, उसे आपने क्यों दिया वगैरह। तो ये सब लोग अभी यूएसए से डरे हुए हैं। यूएसए से तो डरे हुए है ही, क्योंकि यूएसए बोल रहा है कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। अरे आप कैसे लेंगे? मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है डेनमार्क के नीचे, तो उसको आप केवल आपके पास ताकत ज्यादा है इसलिए आप लेंगे। दूसरा, ब्रिटेन को आप धमकी दे रहे हैं कि वो आइलैंड आपने क्यों दिया, हमें क्यों नहीं पूछा। तीसरा, जो ये अभी जब ये सब हो गया था तो यूरोप को पता है कि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है, अगर यूएसए फोर्स इस्तेमाल करता है तो उनको कोई चारा नहीं था, इसलिए डिफेंस कोऑपरेशन उन्होंने हमारे साथ बढ़ाया हुआ है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और हमारे लिए ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनके शस्त्र जो है ये बहुत ही अच्छे है। इसके बारे में किसी के दिल में भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे साथ साथ में यह है कि वो रशिया से भी डरे हुए हैं, क्योंकि रशिया जो उनके ड्रोन से पूरे यूरोप में भेज रहा है, तो हमारी जो एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह होगी इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको मदद करने के लिए। तीसरा, वो चाइना से तो पहले ही डरते हैं, क्योंकि चाइना एक बहुत ही क्रूएल देश है और वो सभी को उल्लू बनाता है। वो सभी यूरोप की जो ताकत है वो केवल उनको बेचना चाहता है, वो यूरोप से कुछ खरीदना नहीं चाहता है। तो चाइना के साथ इनकी डील नहीं हो सकती ठीक तरह से, अमेरिका के साथ नहीं हो सकती, रशिया के साथ नहीं हो सकती, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, तो वो हमारे पास आ गए। लेकिन हमारे लिए इससे बहुत ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। लेकिन इसमें मैं दो चीजें कॉशन के तौर पर बोलूंगा। कोई भी डील किया जाता है तो उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होती है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे मुझे दो चैलेंजेस सामने नजर आती हुई दिखाई देती है। एक तो जो भी चीज हम यूरोप को बेचना चाहेंगे उनको हर एक चीज वर्ल्ड क्लास की चाहिए। तो हमारी जो गुड्स हम उनको भेजेंगे तो वो वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए।
ये छोटी मोटी हमारी जो मार्केट में चीजें भेजी जाती है बदमाशी करके, वो उससे बात नहीं बनेगी। अगर हम कोई फूड आइटम भी बेचते हैं तो वहां चेक करते हैं कि पेस्टिसाइड कितना है, आपने कौन से क्रॉप यूज किया है, यानी कि उनके जो हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स है खास तो ईटेबल के लिए ये बहुत ही हाई है, हमारे से भी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो आपको ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के तौर पे जाना पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री जो उनको उसे बेचना चाहेगी। और तीसरी बात यह है कि ये यूरोपियन यूनियन देखा जाए तो एक कॉमन मार्केट है, लेकिन 27 अलग अलग देश है, तो काफी बार वो थोड़ा सा अलग अलग सोचते हैं और हर एक देश चाहता है कि उनके लिए वो चीज ज्यादा फायदे की हो। यानी कि समझ लीजिए इटली का जो फायदा है एक चीज खरीदने से, वही फायदा जर्मनी को नहीं होगा, क्योंकि इटली की ज्योग्राफी अलग है, जर्मनी की अलग है। तो यानी कि आपको थोड़ा सा कंट्री स्पेसिफिक भी चीजें बेचने के लिए तैयार रहना पड़ता है। बल्कि ये कॉमन मार्केट है, लेकिन हर एक जो अपना क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट रखेगा, वो जो उनके लिए सूटेबल है वो रखेगा। तो ये एक चैलेंज है। मुझे भरोसा है कि मतलब हम इस डील को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमें इस डील का जो फायदा है ये हो सकता है रोजगार निर्मित करने के लिए, हमारा ट्रेड बनाने के लिए। और ये सब आपको बताया कि जो पूरा जो व्यापार होगा ये यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उसके अंदर हो रहा है, यानी कि हम डॉलर से दूर जा रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि आजकल डॉलर और रुपये की जो रिलेशनशिप है थोड़ी बिगड़ी हुई है और रुपये एक ऑल टाइम लो के ऊपर पहुंचा हुआ है, जिसके अलग अलग कारण है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ डील होना ये एक मदर ऑफ ऑल डील्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसका फायदा हमें भी होगा, यूरोप को भी होगा। सिर्फ उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमें अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। वर्षा जी। यस सर। तो सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, परेड से लेके यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई है वहां तक। और सर हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने भी बताया कि थैंक्स टू अमेरिका, कि अमेरिका हमारे देश को ग्रेट बना रहा है इनडायरेक्टली। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हुए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, धन्यवाद और जय।